नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तृतीय जो तीसरी यूनिट है, यानी कि एमए लेवल की जो यूनिट है, उस यूनिट में स्नातकोत्तर जो स्तर है उसमें हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो सिद्धांत दिया हुआ है वो है रस निष्पत्ति का सिद्धांत और उसके साथ ही साधारणीकरण का सिद्धांत है। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं, सिद्धांत पढ़ने वाले हैं भाई साथियों, याद रखना। सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे और जो सिद्धांत है उसमें जो सबसे पहले दिया हुआ सिद्धांत है वो है रस निष्पत्ति। कौन सा सिद्धांत है? रस निष्पत्ति। और उसके बाद में दिया हुआ है साधारणीकरण। कौन सा सिद्धांत है? साधारणीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है। ये दो सिद्धांत हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है हमारा रस निष्पत्ति का सिद्धांत। तो इसको देखने के पहले थोड़ी बहुत इसकी भूमिका हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बहुत बढ़िया नोट्स साथियों मैंने बनाए हैं, आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करी है और मैं ये दावा करता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरा विश्वास कीजिए और आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। ये चीज़ भी हम लोग साथ के साथ में देखने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? रस निष्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो पहले इसको तो हम लोग खत्म कर देते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग रस निष्पत्ति का सिद्धांत। ये बहुत प्यारा सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है और इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मैं आपको बताऊंगा ये भी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लिखिए, ऐसा नहीं है साथियों मैं पहले खुद नोट्स बनाता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए आप लोग, ऐसे आसान नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को मैं लिखवाता हूँ। ठीक है ना। तो विश्वास कीजिए, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए लिखिए, स्टार्ट कीजिए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के भरत मुनि ने भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में छठे अध्याय में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में रस निष्पत्ति का सूत्र देते हुए कहा है कि का सूत्र देते हुए कहा है कि और जो साथी पढ़ रहे हैं मेरे से उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने देखा कि यार सर बहुत अच्छा मेटर हमें देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आप लोग जरूर शेयर जरूर किया करो, लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा साथियों, देखो यहाँ पर विभाव अनुभाव एक ही साथ, इसको फिर अलग अलग करेंगे। व्यभिचारी विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग संयोगाद्रस निष्पत्ति है। तो ये सूत्र जो है किसने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, यानी कि नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है वो किसका है? भरत मुनि का है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में हमें एक सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श रस निष्पत्ति। ठीक है, इसको अलग अलग करके टुकड़े भी कर लेते हैं इसके। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी प्लस संयोगात प्लस रस प्लस निष्पत्ति। ठीक है, तो ये इसके टुकड़े हो गए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थ भी लिख लो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात
विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। बस इसका याद रखना कि ये जो रस सूत्र है ये किसने दिया था, संयोग आदर्श निष्पत्ति। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र जो इनका ग्रंथ है उसमें दिया था, और छठे अध्याय में रस निष्पत्ति का सूत्र इन्होंने दिया था। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हो गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे लिखिए। भरत मुनि द्वारा दिए गए इस सूत्र की विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई व्याख्या ही रस निष्पत्ति के नाम से जानी जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भरत मुनि द्वारा दिए गए इस सूत्र की विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई व्याख्या ही रस निष्पत्ति के नाम से जानी जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को कि वो विद्वान कौन कौन से हैं, तो फिर एक एक करके उन सारे विद्वानों को भी जानेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सिद्धांत में, पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं जो हमारे जो व्याख्याता जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसमें सिद्धांत जो दिए गए हैं उनमें पहला सिद्धांत है रस निष्पत्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? रस निष्पत्ति सिद्धांत। उसके बाद में फिर साधारणीकरण को पढ़ेंगे। लिख लिया होगा यहाँ तक? लिख लीजिए, है ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको लगता है। मैं इसको सेव भी कर देता हूं, ठीक है ना, तो ये सेव भी हो जाएगी। इसको सेव कर देता हूं, फाइल सेवेज यहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा इसी के से, ठीक है ना। सिद्धांत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। ये फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये लिख लिया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी क्रम आगे है। अब वो कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने ये बताया? इन 4 आचार्य थे साथियों। 11 आचार्य थे वैसे तो, लेकिन 4 ने इसकी ये किया है। तो भरत मुनि के सूत्र में व्याख्या योग्य शब्द भरत मुनि के सूत्र में व्याख्या योग्य शब्द संयोगात
संयोगात संयोगात एवं निष्पत्ति हैं। संयोगात एवं निष्पत्ति हैं तो भरत मुनि ने जो सूत्र दिया था और उस सूत्र का नाम है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो उस सूत्र के अंतर्गत जो व्याख्या योग्य शब्द हैं वह है संयोगात और निष्पत्ति। ये दो शब्द हैं जिनकी व्याख्या योग्य माना जाता है। आगे लिखिए इसी क्रम में रस निष्पत्ति सूत्र की रस निष्पत्ति सूत्र की 11 आचार्यों द्वारा व्याख्या की गई। 11 आचार्यों द्वारा व्याख्या की गई। इनमें से निम्नलिखित चार आचार्यों के मत अति महत्वपूर्ण हैं। तो चार आचार्यों के जो मत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और 11 आचार्य को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो चार आचार्य हैं उनको ही केवल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चार आचार्यों क्रम भी इनका यही है, ठीक है। तो चार आचार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले भट्ट लोलट। क्या नाम है? भट्ट लोलट। क्रम भी इनका यही है, क्रम भी कभी कभी आ जाता है, ध्यान रखना वही। दूसरा है शंकुक। कौन सा है? शंकुक, ठीक है। तीसरा है भट्ट नायक, ठीक है। और चौथा है अभिनव गुप्त। चौथा कौन सा है? अभिनव गुप्त। ये इनका क्रम भी यही है, याद रखना, क्रम भी यही है। ये क्रम भी यही है, पहला दूसरा तीसरे नंबर पर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनके क्रम के बारे में भी। तो इन चार आचार्यों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और सबसे पहले जो आचार्य हम लोग पढ़ेंगे वो है भट्ट लोलट, ठीक है ना। इनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो हमारा सिद्धांत चल रहा है, सबसे पहले हमारे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो सिद्धांत दिया हुआ है वो सिद्धांत आपको भी पता है कि कौन सा है? रस निष्पत्ति का सिद्धांत है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं भट्ट लोलट। लिख लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हो, ये ध्यान रखना भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो सबसे पहला है भट्ट लोलट। भट्ट लोलट सबसे पहला आचार्य हमारा है भट्ट लोलट। बहुत मतलब एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ साथियों, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। बस विश्वास करना आपके ऊपर है और आप कितना विश्वास दिखाते हो ये आपके ऊपर है। ये मेरा वादा है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, भट्ट लोलट आचार्य को हम लोग पढ़ रहे हैं। इनके मत का नाम क्या है? इनके मत का नाम क्या है भाई? इन्होंने कौन सा मत दिया था? उत्पत्तिवाद, जिसको हम लोग आरोपवाद भी कहते हैं। उत्पत्तिवाद, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आरोपवाद भी कहते हैं, ठीक है। ये इनका मत था। और दार्शनिक मत क्या है? दार्शनिक मत क्या है? दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन, ठीक है। और रस की स्थिति क्या है? रस की स्थिति है अनुकार्य, यानी कि राम आदि मूल पात्रों के अनुसार। रस की स्थिति है अनुकार्य,
इसमें आ जाएगा राम आदि मूल पात्रों में, राम आदि मूल पात्रों में। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्पत्तिवाद वहीं से वैसा का वैसा वो दिख जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो राम आदि में जो देखा जाता है वो व्यक्ति, उसको देखने वाला भी क्या करता है कि खुद को भी वैसा मानने लग जाता है। ये बात इसमें ध्यान दीजिएगा अपन। तो मत का नाम है उत्पत्तिवाद है। भट्ट लोलट के मत का नाम क्या है? भट्ट लोलट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भट्ट लोलट का मत का नाम क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दार्शनिक, दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन। रस की स्थिति क्या है? अनुकार्य। रस की स्थिति क्या है? अनुकार्य। यानी कि जैसा राम ने किया है वैसा ही हम लोग करना शुरू कर देते हैं। राम के गुणों का हम लोग अनुपालन करना शुरू कर देते हैं, वो वाली बात है अनुकार्य है ना। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखिए आगे। अब भट्ट लोलट के अनुसार रस निष्पत्ति क्या है? अगला है ये, यहाँ पर हेडिंग डालिए, भट्ट लोलट के अनुसार, भट्ट लोलट के अनुसार रस निष्पत्ति। भट्ट लोलट के अनुसार रस निष्पत्ति लिखिए। यहां से लिखना शुरू कीजिए। इनका मानना, इनका, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चन बना के बताऊंगा किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जरूर में आप बहुत फायदा होगा। लेकिन विश्वास, कहते हैं ना कि जो ज़्यादा मजे कराता है, बड़े बड़े नाम हैं वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, हम छोटे लोगों के पास कौन पड़ेगा। इनका मानना था कि, इनका मानना था कि रस मूल रूप से, रस मूल रूप से मूल पात्रों, मूल पात्रों जैसे राम है, कृष्ण भगवान हैं आदि, यानी कि अनुकार्य, अनुकार्य कहेंगे इनको, में रहता है। इनका मानना था कि जो रस है वो मूल पात्रों में रहता है, जिनको हम लोग अनुकार्य कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। जैसे नट नटी अर्थात अभिनेता, नट नटी अर्थात अभिनेता आदि। कहते हैं ना हम लोग बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारे एक्टर होते हैं, उनके फोटो लगा लेते हैं, फिर उनकी चीज़ों को हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वही वाली बात इसके अंदर है, यानी कि अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। आगे लिखिए, इन मूल पात्रों, सब समझ में आएगा, मैं सारी चीजें लिखा दूंगा। इन मूल पात्रों का अनुकरण, अनुकरण करते हैं, इन मूल पात्रों का अनुकरण करते हैं, अतः, अतः वे अनुकर्ता, अतः वे अनुकर्ता चलिए ये लिख ही लिया, लिख साथ के साथ ही लिखना पड़ेगा भाई, है ना। लिखिए आप, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं ना, ये लो थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, दिख रहा होगा ना। अनुकर्ता इन मूल पात्रों का अनुकरण करते हैं, अतः वे अनुकर्ता हैं, तथा मूल पात्र अनुकार्य हैं। अनुकर्ता, अतः वे अनुकर्ता हैं, अतः वे अनुकर्ता हैं, अनुकर्ता हैं, तथा मूल पात्र अनुकार्य हैं। तो याद रखना, जो अनुसरण करता है वो तो अनुकर्ता कहलाता है, और जो मूल पात्र हैं वो अनुकार्य कहलाते हैं। बात ये आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे राम कृष्ण हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अनुकार्य कहलाएंगे। लेकिन जो उनको फॉलो कर रहा है, जो उनका अनुसरण कर रहा है, वो अनुकर्ता कहलाएगा। इस बात का याद, कर्ता मतलब करने वाला, यानी कि जो पीछे उनका अनुसरण कर रहा है तो इसका मतलब वो अनुकर्ता होगा। जो कर रहा है तो इसका मतलब करता होगा, तो अनुकर्ता होगा। लेकिन जिसको फॉलो कर रहा है वो अनुकार्य कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, तो वो है यहाँ पर राम कृष्ण है,
तो इनको हम क्या कहेंगे, नट नटी कहेंगे, यानी कि ये अभिनेता है। नट नटी मतलब अभिनेता, नट या मेल के लिए, नटी फीमेल के लिए, तो नट नटी यानी कि अभिनेताओं को हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब भट्ट लोलट के मत की जो प्रमुख बातें हैं जो हमें याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसे। एक बार मैं इसको रिवाइज भी कर दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लो, रिवाइज कर दूंगा मैं इसकी, है ना। हो गया यहाँ तक? रिवाइज कर दूंगा मैं इसको, हाँ। इसको घबराने की जरूरत नहीं। भट्ट लोलट के मत की प्रमुख बातें, हाँ, देखते हैं। भट्ट, ये नहीं दिख रहा आप लोगों को, ये भी नहीं दिख रहा ना। चलिए उसी कलर से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कलर का यूज करते हैं। भट्ट लोलट के मत की प्रमुख बातें। भट्ट लोलट के मत की प्रमुख बातें कौन कौन सी है, यहाँ पर जानने की कोशिश करना। अब प्रमुख बातें कौन कौन सी, सबसे पहली बात लिखो, लिखते जाना भाई साथ के साथ में, नहीं तो फिर क्या है कि आप लोगों को दिक्कत आती है। रस मूल पात्रों, रस मूल पात्रों यानी कि अनुकार्य, जिनका अनुसरण करते हैं जो भी नेता है, ठीक है, अनुकार्य अर्थात राम कृष्ण आदि में स्थित होता है, आदि में स्थित होता है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि भट्ट लोलट का जो मत है आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, याद रखना, भट्ट लोलट का जो मत है आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, इसके अंदर जो रस होता है वो मूल पात्रों में यानी कि अनुकार्यों में होता है। जैसे मूल पात्र राम है, कृष्ण है, और भी कोई नट नटी है, तो उनमें ही ये क्या होता है, स्थित होता है, उनके अंदर ही। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस में होता है, अनुकार्य में होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इनकी बात आती है विभाव द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। विभाव द्वारा रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। विभाव द्वारा रस की उत्पत्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। और तीसरा पॉइंट यहाँ आता है रस और विभाव, तीसरा पॉइंट है रस और विभाव में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्पाद्य या उत्पादक, इसको ध्यान रखना भाई, उत्पाद्य या उत्पादक, ये इंपॉर्टेंट है, उत्पाद्य या उत्पादक का संबंध होता है, उत्पाद्य या उत्पादक का संबंध होता है। ये चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप रस और विभाव यानी कि रस और विभाव, रस को उत्पन्न करने वाला ये उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध होता है, ठीक है। उत्पन्न करने वाला और जो उत्पाद्य है, उत्पाद्य क्या है, रस है, और उसको उत्पन्न करने वाला क्या होगा, विभाव होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। हो गया, तो रस और विभाव में क्या संबंध होगा, उत्पाद्य या उत्पादक का संबंध होगा। रस उत्पाद्य और विभाव या उत्पादक। तो ये चीज आपको याद रखना है। भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है, भट्ट लोलट के सिद्धांत का नाम क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है, दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है, रस की स्थिति अनुकार्य है, और आपको ये जो बातें इंपॉर्टेंट मैं लिखा रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग,
ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, लिखते जाइए। 4 नंबर का आता है अनुभवों द्वारा, ये रस पढ़े होंगे आपने, वहां पर सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अनुभवों द्वारा रस गम्य होता है, अनुभवों द्वारा रस गम्य होता है, अतः रस एवं अनुभवों में रस एवं अनुभवों में गमक, रस एवं अनुभवों में गमक संबंध होता है। तो रस और जो विभाव है उसमें तो उत्पाद्य उत्पादक का संबंध होता है, रस और अनुभाव में गमक का संबंध होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। रस और विभाव में तो किसका संबंध है, उत्पाद्य उत्पादक का, और रस और जो है यहाँ पर रस और अनुभाव में जो संबंध है वो गमक का संबंध है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 5वां नंबर आता है यहाँ पर संचारी भाव रस का पोषण करते हैं। संचारी भाव रस का पोषण करते हैं, संचारी भाव रस का पोषण करते हैं, अतः रस पोष्य और संचारी भाव यहाँ पर पोषक हैं, संसारी भाव पोषक है। तो कुल मिला के बात ये हुई, यहाँ पर अगर मैं बात करूं रस और संचारी भाव इनका जो संबंध होता है वो साथियों पोष्य और पोषक का संबंध होता है, ठीक है, पोषक का संबंध होता है। तो ये चीजें थी, बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपने ध्यान रखा। एक और लास्ट बची है, लिखते जाइए, लिख रहे होंगे साथ के साथ, आगे बढ़ते हैं और भी इसी क्रम में। थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां से 6 नंबर की बात आती है, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भट्ट लोलट ने, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति ग्रहण किया है, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या ग्रहण किया है, उत्पत्ति ग्रहण किया है। तो इस बात का, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद हुआ, इसलिए इनके सिद्धांत या मत का नाम उत्पत्तिवाद या आरोपवाद को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। आरोपवाद हुआ कि आरोपवाद कैसे हुआ वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उत्पत्तिवाद का तो हमें पता लग ही गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, तो याद रखना। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इसी क्रम को, इन प्रमुख बातों को रिवीजन एक बार रिवाइज करते हैं। जो प्रमुख बातें हैं वो बहुत जबरदस्त बातें हैं, इन प्रमुख बातों को रिवीजन करते हैं। भट्ट लोलट के मत के अनुसार बातें जो है रस मूल पात्रों या अनुकार्य में, अनुकार्य मतलब मूल पात्रों को यहाँ पर अनुकार्य कहा गया है, इस बात का ध्यान रखना। अर्थात जैसे राम है, कृष्ण है आदि में स्थित होता है। विभाव द्वारा रस की उत्पत्ति होती है, विभाव द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रस और विभाव में जो है उत्पत्ति होती है किसकी, विभाव की, तो विभाव को यहाँ उत्पादक कहा गया,
ठीक है ना। और रस को यहाँ पर क्या कहा गया, उत्पाद्य कहा गया। तो याद रखना, रस और विभाव में जो यहाँ पर संबंध बताया गया है वो उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध बताया गया। इसी तरह से अनुभाव द्वारा रस जो है गम्य होता है, अतः रस एवं अनुभावों में गम्य और गमक का संबंध होता है। संचारी भाव रस का पोषण करते हैं, संचारी भाव जो होते हैं वो रस का पोषण करते हैं, अतः रस पोष्य होता है। और जो संचारी भाव है वो पोषक होता है। पोष्य का मतलब होता है वहां से पैदा होना, और संचारी भाव उनका पोषक करता है, यानी कि उनको सींचता है, जो भी करता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रस और संचारी भाव में पोष्य पोषक का संबंध होता है। किन्होंने भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का जो अर्थ है वो उत्पत्ति ग्रहण किया है, इसलिए इनके सिद्धांत का मत का जो नाम है वो उत्पत्तिवाद रखा गया है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को पता लग गई होगी। अरे भाई एक बात बताओ, चलिए थोड़ा सा मैं और शॉर्ट कर देता हूँ इसको, और समझ में आएगा। घबराओ मत, तो क्वेश्चन भी बना के बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर जाएगा ही नहीं, आपका ऐसा निचोड़ करके रख दूंगा ना, आपको मजा आ जाएगा आपको। देखिए अभी देखते हैं हम लोग, अभी पता लग जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। देखो शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट में यहाँ पर लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, सब पता लग जाएगा। शॉर्ट में चीज़ों को लिखेंगे ना और पता लग जाएगा। रस स्थिति, शॉर्ट में देखो, ठीक है। रस स्थिति क्या है बताओ। रस की स्थिति क्या है, रस की स्थिति क्या है, मूल पात्र। रस की स्थिति किसमें होती है, मूल पात्रों में होती है। रस की स्थिति किसमें होती है, मूल पात्रों। उनको क्या कहते हैं, अनुकार्य कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, अनुकार्य कहते हैं। बात यहां तक समझ में आई, अभी तक जो पढ़ा है। और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या माना, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या माना है, उत्पत्ति माना है। अरे भाई उत्पत्ति तो माना है, ठीक है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या माना है, उत्पत्ति माना है। फिर आगे बताओ, रस और विभाव में क्या संबंध माना है इन्होंने, रस एवं विभाव में इन्होंने क्या संबंध माना, उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध माना है। उत्पाद्य और उत्पादक, उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध माना है इन्होंने, किसमें, रस और विभाव में। और बताओ, एक और लिखा था हमने, रस एवं अनुभाव में क्या संबंध माना है, रस एवं अनुभाव में इन्होंने क्या संबंध माना है, गम्य गमक का संबंध माना है, गम्य और गमक का संबंध माना है। इसके बाद में हमने एक और लिखा था, रस एवं संचारी भाव में इन्होंने क्या संबंध माना है, पोष्य और पोषक का संबंध माना है। ये माना ना, पोष्य और पोषक का संबंध माना है। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। इन्होंने संयोगात का जो अर्थ इन्होंने लिया है, इसका मतलब लिया है संबंध ग्रहण करना। बताओ, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अब तो याद रह जाएगा। रस की स्थिति क्या है, मूल पात्रों में है, यानी कि अनुकार्य में है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति माना है। रस और विभाव में उत्पाद्य उत्पादक का संबंध माना है। रस और अनुभव में गम्य गमक का संबंध माना है। रस और संचारी भाव में पोष्य पोषक का संबंध माना है। और इन्होंने संयोगात का जो अर्थ लिया है वो संबंध ग्रहण करने से लिया है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी मुझे नहीं लग रही कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ भाई। कोई बाहर जा ही नहीं सकता ना, कैसे बाहर जाएगा। लिख लेना एक बार, फिर रिवाइज कर लेंगे इसको, कोई समस्या नहीं। पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन, अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा, यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है ये चीज भी आप देख लो। प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न भी देखो एक पहला क्वेश्चन कैसे बनते हैं प्रश्न, ये चीज भी देखो। भट्ट लोलट ने रस की स्थिति मानी है। भट्ट लोलट ने रस की स्थिति मानी है। भट्ट लोलट ने रस की स्थिति मानी है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी बता रहा हूं। तो ऑप्शन वो दे देगा आप लोगों को यहाँ पर, मूल पात्रों
यानी कि अनुकार्य, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर नट, नटी, यानी कि अनुकर्ता, अनुकर्ता में। तीसरा यहाँ पर दे दिया आपको सहृदय या सामाजिक, सहृदय या सामाजिक या दर्शक या पाठक, पाठक में। और लास्ट में आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया उपर्युक्त सभी में, उपर्युक्त सभी में। तो बताओ किसमें मानी है? तो आप सबको पता है कि भट्ट लोलट में रस की स्थिति किसमें मानी है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये देखो रस की स्थिति किसमें मानी है। देखो यहाँ पर रस की स्थिति किसमें मानी है, मूल पात्रों या अनुकार्य में मानी है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा दिया ना, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगी। भट्ट लोलट ने रस की स्थिति मानी है किसमें, मूल पात्रों में। तो आप आसानी से बता सकते हो मूल पात्रों में मानी है। पहला क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बात करो दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो दूसरा क्वेश्चन, किस आचार्य का मत, किस आचार्य का मत, किस आचार्य का मत मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन पर आधारित है। किस आचार्य का मत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। तो आचार्य के नाम दे देगा वो शंकुक, ठीक है। दूसरा दे दिया उसने भट्ट नायक, ठीक है। तीसरा उसने दे दिया भट्ट लोलट, भट्ट लोलट। और चौथा उसने दे दिया अभिनव गुप्त। तो आप सबको पता है कि मीमांसा दर्शन यानी कि जो दार्शनिक आधार रहा है मीमांसा दर्शन का, भट्ट लोलट का रहा है। आसानी से कर सकते हो ना भाई। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखो, भट्ट लोलट, भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ, भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ लिया है। निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया है? तो देखो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा भी था, अनुमान लगाना या भुक्ति, उत्पत्ति, और चौथा है अभिव्यक्ति। बताओ उत्पत्ति लिया नहीं लिया? निष्पत्ति का अर्थ भट्ट लोलट ने क्या लिया, उत्पत्ति लिया है। सिंपल है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे भाई। और भी देखो प्रश्न, एक प्रश्न और देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, भट्ट लोलट ने, भट्ट लोलट ने, भट्ट लोलट ने रस एवं विभाव में, रस एवं विभाव में, तो वो सभी याद करने, विभाव में कौन सा संबंध, कौन सा संबंध माना है, कौन सा संबंध माना है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, लिख लीजिए आप लोग, लिखते जाइए भाई। इनको भी लिखना, क्वेश्चनों को भी लिखना, ताकि आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन आता कैसे है ना। क्या माना है, पोष से, पोषक का संबंध माना है। और दूसरा है गम्य गमक का संबंध माना है, गम्य गमक का संबंध माना है। या तीसरा है उत्पाद्य या उत्पादक का संबंध माना है। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है रस और विभाव में किसका संबंध माना है, उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध माना है। आसानी से किया जा सकता है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना, दिख रहा है। चलो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, पहले आपको पूरा उसके बारे में बता दिया था, उसके बाद में आपको क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। कोई परेशानी मुझे लग नहीं रही कि परेशानी होगी। और शॉर्ट में भी मैंने आपको बता दिया था, देखो मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया यहाँ पर, ये रहा, रस की स्थिति मूल पात्रों अनुकार्यों में है, निष्पत्ति का तो उत्पत्ति माना है, रस और विभाव में जो संबंध है वो उत्पाद्य और उत्पादक का माना है। रस और विभाव में संबंध उत्पाद्य, भाई पहले उत्पादन ही होगा तो पहले विभाव ही आता है। तो रस और विभाव में उत्पाद्य उत्पादक का, फिर विभाव के बाद में अनुभव पे आ जाओ, तो अनुभव में क्या होगा, गम्य और गमक का संबंध होगा। इसके बाद में संचारी भाव पे आ जाओ तो वहाँ पोष्य और पोषक का संबंध होगा।
कर सकते हो ना इस चीज़ को, आप लोग कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कर लेना। अच्छी अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हो और कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन थे आपके सामने, मैंने क्वेश्चन बता दिए थे आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, पूरे पूरे 5 क्वेश्चन तो करवा ही देता हूँ ना, ताकि आपको कोई समस्या नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बट लोलट ने रस एवं संचारी भाव में निम्न में से कौन सा संबंध माना है? कौन सा संबंध माना है? कौन सा संबंध माना है? चलिए देखते हैं कौन सा संबंध माना है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्पाद्य उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है पोष्य पोषक, और तीसरा ऑप्शन है गम्य गमक, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताओ क्या आएगा इसमें? बट लोलट ने रस और संचारी भाव में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना है? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है ना। अब कौन सा संबंध माना? आप लोगों को मैंने जो लिखाए थे, जो संचारी भाव में, रस और संचारी भाव में कौन सा संबंध माना है? पोष्य पोषक का संबंध माना है। तो ये चीजें देखो, चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी नहीं यार। तो रस और संचारी भाव में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना है? तो आपको याद है तो आप आसानी से लगा सकते हो, पोष्य और पोषक का संबंध माना है। ठीक है, तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है कि आपको कोई परेशानी इसमें होगी। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है भाई, और ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कोई परेशानी इन क्वेश्चंस में भी आपको नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार सारे क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को करके यहाँ पर थोड़ा सा छोटे करके दिखा देता हूँ। ये प्रश्न थे पूरे 5 के 5, जिनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप लिखिए इनको। और आज हमने जो है भट्ट लोलट को ख़त्म किया, और कल पढ़ेंगे हम लोग उन 4 आचार्यों में से दूसरा आचार्य आता है शंकुक। तो कल हमारा जो आचार्य होगा वो शंकुक के ऊपर क्लास होगी। ठीक है, तो प्यार बनाए रखें, विश्वास जमाए रखें, आपको फ़ायदा होगा 100%। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, बीपीएससी में, पीजीटी में, टीजीटी में, जहाँ पर भी ये है सिद्धांत दिए हुए हैं, वो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।